अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं नियोप्लेजिया पे। और हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर का मतलब क्या है? हम थोड़ा सा इसको पहले रॉबिन से जो है वो देखते हैं कि रॉबिन से हमने क्या चीज़ करनी है। बेसिकली जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ है, माइटोसिस है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है 4 ग्रुप्स ऑफ जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये 4 ग्रुप ऑफ जीन्स कौन से होते हैं? नंबर 1 इसमें हमारे पास होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग जीन, जिनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सो प्रोटो ऑन्कोजीन्स बेसिकली वो वाले जीन्स हैं जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ को जो हमारे पास प्रोसेस करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल हमारे पास जो डिवीजन होती है उसको हमारे पास प्रमोट करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सेकेंड नंबर पे हमारे पास होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग जीन्स, या इन्हें हम कहते हैं ट्यूमर इनहिबिटिंग या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का नाम देते हैं। ये भी बेसिकली ऐसे जीन्स होते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ होती है, उसको सप्रेस करते रहते हैं ताकि ट्यूमर के चांसेस कम हो। तीसरे नंबर पे ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हमारे पास एपोप्टोसिस को कॉज करते हैं, यानी एपोप्टोसिस करवाते हैं। यानी अगर कहीं ओवर ग्रोथ थोड़ी बहुत हो भी गई है तो वो फौरी तौर पे क्या करते हैं, उस ग्रोथ को इनहिबिट करके सेल्स को डाई करके एपोप्टोसिस करवा देते हैं। और लास्ट नंबर पे ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हमारे पास डीएनए रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि अगर इन केस ऐसा कोई मसला हो गया या एपोप्टोसिस हुई है या वैसे मतलब कोई म्यूटेशन आई है तो वो डीएनए को रिपेयर कर देते हैं। सो ये 4 कैटेगरीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स मौजूद हैं जो कि नॉर्मली हमारी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ना ओवर ग्रोथ हो ना अंडर ग्रोथ हो चीजों की। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। अब इन 4 जीन्स में किसी एक भी तरह के जीन में अगर हमारी बॉडी में म्यूटेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास म्यूटेशन होगी जी प्रोटोन्कोजीन्स में, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी है। अब प्रोटोन्कोजीन्स फॉर एग्जांपल पहले ये जीन जो है कर रहा था कि 1 मिनट के अंदर एक सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो इसकी ग्रोथ का टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो अब 1 मिनट में ये 4-5 साइकिल चला रहा है। तो इसका मतलब है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो ये हमारे पास ट्यूमर की तरफ जा सकता है। सेकंड नंबर पे अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है इसकी म्यूटेशन हो जाती है, अभी इसका काम है सप्रेस करना। अगर इसकी जो है म्यूटेशन हो गई है तो इसकी सप्रेसिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो जो ग्रोथ को सप्रेस कर रहा था, ओवर ग्रोथ हो रही तो ओवर ग्रोथ होती रहेगी, जिसकी वजह से ट्यूमर बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे एपोप्टोसिस, अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी, अगर कहीं ओवर ग्रोथ होगी तो मजीद हो सकती है। और चौथे नंबर पे डीएनए रिपेयर, अगर डीएनए डैमेज हो गया तो वो डैमेज फॉर्म में ज्यादा ग्रोथ करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे जो कि ऑब्वियसली ट्यूमर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 तरह के जीन्स हैं जो मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर हमने डिस्कस करना है कि इन 4 तरह के जीन्स के अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस आएंगी जिससे ट्यूमर बन सकता है। अब हमारे पास जो है नियोप्लाज्म जो है ये बेसिकली ग्रो कैसे होता है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। सबसे पहली बेस ये है कि जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर कोई ऐसी चेंज आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं जी कार्सिनोजन इंड्यूस चेंज। यानी या तो कोई कार्सिनोजन, कोई मेटल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई हमारी बॉडी की इंटरनल चेंज हो सकती, एनीथिंग दैट कॉजेज द कैंसर इज कार्सिनोजन। अब वो कार्सिनोजन किसी भी तरह का हो सकता है, उसने ऐसी कोई चेंज किया जिसकी वजह से नॉर्मल सेल जो है वो नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो गया जी एक ट्यूमर सेल के अंदर। ठीक है, यानी अगर नॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही थी, एक से उसने 2 बनना था, तो 1 से 2 बनने के बजाय 1 मिनट में 1 से 10 बन गए। ठीक है, ये 1 से 20 बन गए, 1 से 50 बन गए, तो उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक ऐसी चेंज आई है जिसने एक नॉर्मल सेल को एक ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, एक प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जी। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड नंबर पे इसकी प्रोग्रेशन होगी, वही ट्यूमर सेल जो बना है इसके नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, यानी इसकी एक्सपेंशन होगी और प्रोग्रेशन होगी। फिर इसकी प्रोलिफरेशन होगी और अनस्टेबल जो है वो सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट नंबर पे हमारे पास क्या होगा, ट्यूमर सेल वेरिएंट, जो हेट्रोजेनिसिटी की वजह से बहुत ज्यादा एक बल्क बन जाएगा, जिसमें जो है ग्रोथ फैक्टर्स भी ज्यादा हो गए, उसकी मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाएगी। सो ये क्लोनल एक्सपेंशन हो जाएगी सारी की सारी, जिससे एक ट्यूमर और कैंसर का कॉज बनेगी। सो दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस, कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, एंड लास्ट नंबर पे ट्यूमर सेल। ये हमारे पास सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बेसिस।
मैंने आपको बता दिया मॉलिक्यूलर बेसिस में ये कार्सिनोजन इंड्यूस चेंज कौन सी हो सकती है, किसी जीन की म्यूटेशन हो सकती है, कोई बाहर से एक्सटर्नल मैटर आ सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपके जेनेटिक लेवल पे जाके चेंज इंड्यूस कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास ये मॉलिक्यूलर बेसिस में चेंज आ जाती है। सो नॉन लिथल जेनेटिक डैमेज हो सकता है जिससे क्लोनल एक्सपेंशन हो जाएगी सिंगल प्रीकर्सर सेल की, मेलिग्नेंसी भी हो सकती है जिसकी वजह से एडिशनल म्यूटेशन की वजह से। सो ये हमारे पास नॉर्मल बेसिस आ गई इसकी हमारे पास सिंपली नियोप्लाज्म की या फिर ट्यूमर सेल की। अच्छा, इसके बाद हॉलमार्क हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक्वायर्ड चेंजेस पढ़ लें कि मॉलिक्यूलर बेसिस की बात हम कर रहे हैं तो अभी एक्वायर्ड चेंजेस की भी बात कर लें कि नॉर्मल सेल हुआ, नॉर्मल सेल जो है उसमें डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, कोई चेंज आई, म्यूटेशन हुई, डीएनए डैमेज हो गया। अगर तो वो डीएनए डैमेज सक्सेसफुल हुआ, रिपेयर हो जाएगा, नॉर्मल सेल दोबारा रिकवर हो जाएगा। अब मैंने आपको अगेन बताया डीएनए डैमेज क्यों हो सकता है, आपको पता है किसी केमिकल की वजह से, रेडिएशन की वजह से, वायरसेस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, कोई इंटरनल चेंज आ गई उसकी, इन सारी वजह से हो सकता है। बट हम अभी पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड चेंजेस, तो एक्वायर्ड चेंजेस में ये वाली आ जाएंगी। ठीक है, डीएनए रिपेयर हुआ, अगर डीएनए रिपेयर हो गया तो ठीक है, वरना डीएनए डैमेज का फेलियर ऑफ डीएनए रिपेयर। ठीक है, डीएनए रिपेयर नहीं हो सका, एडिशनल जो है हमारे पास म्यूटेशन इसके अंदर आ गई जिसमें जीन अफेक्टिंग द डीएनए रिपेयर, जीन अफेक्टिंग द सेल ग्रोथ, उसमें जो जीन जो थे उनमें चेंजेस आ गई, यानी प्रोटोन जीन में आ सकती हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन में चेंजेस आ सकती हैं, एपोप्टोसिस वाले जीन में आ सकती हैं। सो उनमें म्यूटेशन आ गई। अब म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ फैक्टर हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स हैं, वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे और ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और जो एपोप्टोसिस वाले जीन है उनमें अल्टरेशन हो जाएगी। सो डीएनए रिपेयर तो हुआ नहीं ऑलरेडी, तो ये तीनों चेंजेस आ जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से तो हमारे पास ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा और हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन जो है, सॉरी ऑन्कोजीन जो एक्टिव होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेल की प्रोलिफरेशन होगी, एपोप्टोसिस इधर से डिक्रीज होगी। इन दो कॉजेज की वजह से कि सेल की बहुत ज्यादा ग्रोथ है और एपोप्टोसिस कम है, इसकी वजह से क्या होगा, कोलोनल एक्सपेंशन होगी। जब कोलोनल एक्सपेंशन होगी इसमें एंजियोजेनेसिस आ जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, एडिशनल म्यूटेशन की वजह से ट्यूमर की प्रोग्रेशन हो जाएगी। जब ट्यूमर की प्रोग्रेशन होगी फिर हमारे पास मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म बन जाएगा जिसकी वजह से इन्वेजन होगी, मेटास्टेसिस होगी, और वही जो हमारे पास मेलिग्नेंसी है वो दूसरी जगह तक क्रॉस करेगी। सो ये वही वाली बात जो यहाँ पे बताई थी कि ये चेंजेस कैसे आई, कैसे प्रोग्रेशन हुई, इसके हमने कंप्लीट एक चार्ट के अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, सो आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैंसर जो है कैसे एपोप्टोसिस को इवेट करता है, वो हम पढ़ते हैं, बात आरबी जीन के अंदर भी पढ़ेंगे और P53 के अंदर भी पढ़ेंगे। P53 के फंक्शन हम साथ साथ अभी डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जी हॉल मार्क्स। हॉल मार्क्स ऑफ मेलिग्नेंसी आपने याद रखने हैं जी, हॉलमार्क्स ऑफ मेलिग्नेंसी आपने याद रखनी है। इसके अंदर आपके ना जो है, ये आपको एक निमोनिक याद रख लें जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसे आप कर लें आईजी, आईजी सर आम है। ठीक है, ये आप इसका निमोनिक याद रख लें, ये आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है अच्छा, सबसे पहले क्या होगी, इन्फ्लेमेटरी माइक्रो इन्वायरमेंट बनेगा कि आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी, उस जगह पे कोई चेंज आई है, म्यूटेशन हुई है, या बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगी, आपके पास जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स की हमारे पास क्या हो जाएगी, इन सेंसिटिविटी हो जाएगी। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना आईजी, सो नंबर वन इन्फ्लेमेटरी माइक्रो इन्वायरमेंट, जी से आ गया ग्रोथ इनहिबिटर की इनसेंसिटिविटी, और आगे आ गया सर, सर से आ गया हमारे पास पहले एस से आ गया सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, कि जो ग्रोथ सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली, सेल्फ सफिशिएंसी मीन ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिवेट होंगे, ज्यादा ग्रोथ करेंगे। एंड आर से मतलब है रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, सो लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। फिर लास्ट पे आ गया हमारे पास आर्म, ए एम, सो एंजियोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, डिवीजन ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस लॉस हो जाएगी, और लास्ट नंबर पे एम से आ जाएगा मेटास्टेसिस हो जाएगी दूसरे टिश्यूज में, यानी इन्वेजन होकर मेटास्टेसिस हो जाएगी। सो ये निमोनिक से आपने हाल मार्क्स जो हैं इसके मेलिग्नेंसी के, या हाल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास ट्यूमर के याद रखने हैं। ठीक है अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हो गया इमर्जिंग हॉलमार्क और इनेबलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने देख लेने अब ये जो हॉलमार्क्स हम पढ़ रहे थे,
सबसे पहले मैलिग्नेंट ट्यूमर के वो हम दोबारा सेल्फ सफिशिएंसी, मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली या ऑटोनोमसली विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई के वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो इंड्यूस कर रहे हैं। इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल, अल्टर्ड सेल मेटाबॉलिज्म, ये ऑलरेडी पढ़ लिए। इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, रेप्लिकेटिव पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाता है, सस्टेन एंजियोजेनेसिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स बेसिकली नॉर्मल सेलुलर जीन्स हैं जो कि हमारे पास सेल की प्रोलिफरेशन करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। when there is a mutation in the proto-oncogene, it will convert it into oncogenes, and oncogene हम उन जीन्स को कहते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, सो हम अब आगे कुछ जीन्स की बात करेंगे जो हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से जीन्स है जिसमें चेंजेस आए तो हमारे पास जो है वो कैंसर कॉज हो सकता है। मॉलिक्यूलर बेसिस हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जी हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर बेसिस में सबसे पहले है जी रास जीन। रास जीन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास से रास जीन जो है इनकी 3 फैमिलीज 4 फैमिलीज जो होती हैं। रास जीन की 3 होती हैं, एक एच रास होता है, एक के रास जीन होता है और एक एन रास जीन होता है। ये 3 डिस्कवर हुए थे। अच्छा, इनकी पॉइंट म्यूटेशन हो जाए जो 15 to 20% जो नॉर्मल ह्यूमन उनके अंदर होती है, और उसकी वजह से जो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा और डिफरेंट तरह के कोलेंजियो जो कार्सिनोमा है हमारे पास, वो सारे के सारे रास म्यूटेशन की वजह से होते हैं। सो म्यूटेशन इन रास जीन ये कॉज करता है जो हमारे पास ट्रांसडक्शन वाला मैकेनिज्म है, जी प्रोटीन कपल्ड जो मैकेनिज्म होता है उसमें अल्टरेशन करता है, जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज करता है। बस आपने इतनी बात याद रखनी है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं जी 2। एक है आपके पास आरबी जीन, जिसको हम नाम देते हैं आरबी जीन एज अ गवर्नर ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है जी P53 विच इज गार्डियन ऑफ द सेल साइकिल। ये 2 आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी आरबी जीन की, फिर हम बात करेंगे जी सेकंड नंबर पे P53 की। अच्छा, आरबी जीन की अगर हम बात करें, आरबी जीन ये वही रोबिन वाली डायग्राम है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ इस नोट्स के अंदर। अच्छा, आरबी जीन का नॉर्मली क्या होता है, आरबी जीन की 2 फॉर्म होती हैं। अगर तो आरबी जीन 3 तरह से बेसिकली काम करता है। पहले हम 2 बेसिक इसकी फॉर्म जो है कवर कर लें, फिर हम तीसरी फॉर्म कवर करेंगे। ठीक है, पहले 2 इसकी बेसिक फॉर्म ये जो चार्ट के अंदर बनी हुई है वो हम कवर कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले क्या काम है, आरबी जीन या तो हमारे पास इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आरबी जीन की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, यानी ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होगा, तो हमारे पास ये एक्टिव होगा। ठीक है, ये 2 फॉर्म आपने याद रखनी है। आपको पता है ना, हमने इंजाइम जब पढ़े थे इस तरह मैकेनिज्म पढ़ा था, तो कुछ जो है वो ऐसे जीन्स हैं, ऐसे इंजाइम्स है जो कि अगर उनकी फॉस्फोराइलेशन हो तब एक्टिवेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कि फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो जाते हैं। सो आरबी जीन ऐसा है जो कि हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसका काम क्या है, जब ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है तो ये काम क्या करता है, ये बेसिकली ना हमारे पास सेल के अंदर फेजेस आपको पता है कि G1 फेज होता है, फिर हमारे पास S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है। ठीक है, अच्छा, एस फेज के अंदर हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी जीन ना E2F G1 फेज के अंदर जाके एंटर होके, E2F एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। उसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंड हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, इन 2 चीजों के साथ जाके मिलके आरबी जीन जो है, इनको हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है, इन दोनों के साथ मिलके E2F के साथ बाइंड किया जाता है, E2F को रिलीज नहीं होने देता। बेसिकली E2F का क्या काम है, E2F जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एस फेज के अंदर जो G1 की प्रोडक्ट है, ये एज अ प्रोडक्ट के तौर पे एस फेज में एंटर होता है और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जब आरबी जीन इसी को जो है वो ब्लॉक कर देगा E2F को, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेल साइकिल वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सेल साइकिल वहीं पे रुक जाएगा। जब सेल साइकिल वहीं पे रुकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास अगर ट्यूमर बन रहा है तो वहीं पे वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आरबी जीन का नॉर्मल फंक्शन है कि अगर ग्रोथ ज्यादा है तो उस ग्रोथ ज्यादा को इसने सेल साइकिल को वहीं पे रोक देना, जिससे ग्रोथ कम हो जानी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई बात। अब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनमें मैं बात करूं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जी साइक्लिन, जो CDK जो हमारे पास काइनेज है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज,
वो होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो हमारे पास साइक्लिन डी है या डी के 4 6 है, ये साइक्लिन ई या CD2 है, ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इनका काम क्या है कि ये जो फैक्टर है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है, इन्होंने इस जो आरबी जीन है इसकी जी फॉस्फोराइलेशन करवा देनी। ये जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो आरबी जीन है इट इज हाइपर फॉस्फोराइलेटेड। जब हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होगा तो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड आरबी जीन जो है वो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे तो लग गया था। अब ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड जीन है तो E2F फैक्टर को अपने अंदर बाइंड नहीं करेगा। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो आपने ये याद रखना है कि अगर इसकी नॉर्मल शेप ये थी, ठीक है, तो जब हाइपर फोस्फोरिलेटेड हुआ तो ये ओपन हो गया। ओपन हो गया तो इसके अंदर जो हमारे पास E2F फैक्टर है वो फिट ही नहीं आएगा, तो E2F जो फैक्टर है वो रिलीज हो जाएगा। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ G1 फेज ये एस फेज में जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये दो हमने सिंपल डायग्राम पढ़ ली। अब हमने ये याद रखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आरबी जीन की हाइपोफोस्फोराइलेशन करवाते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हाइपर फोस्फोराइलेशन करवाते हैं। जो चीजें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनएक्टिव करेंगी ऑब्वियसली वो हाइपोफोस्फोराइलेशन करवाएंगी। जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिव करेंगी वो हमारे पास हाइपर फोस्फोराइलेशन करवाएंगे। सो ऐसे फैक्टर जो कि ग्रोथ इनहिबिटर हैं, जैसे कि P53 है, TGF बीटा है, हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है जैसे P16 है, ये सारे के सारे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनएक्टिव करते हैं। जब ये इनएक्टिव करते हैं तो G1 फेज में हमारे पास ये वाली जो चीज है ये इसको फोस्फोराइलेशन नहीं होने देती, हाइपोफोस्फोराइलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारे पास आरबी जीन एक्टिव हो जाता है। जब आरबी जीन एक्टिव होता है तो वो ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास द रोल ऑफ आरबी जीन इन द रेगुलेटिंग G1S चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल, hypophosphorylated RB in complex with the E2F transcription factor bind to DNA, recruit the chromatin remodeling factor histone deacetylase and histone methyl transferase, इन दोनों को रिक्रूट करके वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, and inhibit the transcription of gene whose product are required for the S phase। ठीक हो गया। When RB gene is phosphorylated, mean hyperphosphorylated by cyclin dependent kinase 4, cyclin dependent kinase 6 and cyclin E या CDK2 complexes, it releases E2F, यानी hyperphosphorylated हुआ और E2F रिलीज हुआ। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगी, एस फेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब फोस्फोराइलेशन ऑफ आरबी जीन इसको इनहिबिट कौन करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के इनहिबिटर, जैसे कि हमने P16 पढ़ा था। तो ये चीजें इसको इनहिबिट करती है, जिससे हमारे पास जो है एज अ गवर्नर ऑफ जीन ये काम करता है। सो आरबी जीन एज अ गवर्नर ऑफ जीनोम, बिकॉज when it is in the hypophosphorylated form, it is in activated form and it causes the inhibition of transcription। ठीक है, when it is in the hyperphosphorylated form it releases the E2F which causes the transcription activation। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आरबी जीन की बात होगी। सेकेंड हमारे पास जी P53 इज बेसिकली गार्डियन ऑफ जीन। सो क्वेश्चन आता है व्हाई P53 इज गार्डियन ऑफ जीन। सो अगेन P53 के 3 सिनेरियोस हमने डिस्कस करने हैं। नहीं जी, ये 3 सिनेरियोस हैं P53 के। पहले हम ये 2 बेसिक वाले अगेन डिस्कस करते हैं। अगर नॉर्मल सेल है और P53 नॉर्मल सेल में कोई म्यूटेशन हुई है, हाइपोक्सिया हुआ, जिससे डीएनए डैमेज हो गया, P53 फौरी तौर पे एक्टिव होगा। क्यों? P53 के एक्टिव होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस क्या, हाइपोक्सिया, क्योंकि जहां पे डीएनए डैमेज हुआ वहां पे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं और हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, डीएनए डैमेज की वजह P53 एक्टिवेट हुआ। P53 अब 2 काम करेगा, या तो ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करवा देगा या ये डीएनए रिपेयर को रिपेयर कर देगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब डीएनए रिपेयर करने के लिए क्या करेगा, P21 को अगेन एक्टिवेट करेगा। P21 हम पढ़ चुके P16 जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है, यानी इसने वहीं पे सेल साइकिल को रोक देना है, अरेस्ट कर देना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेल साइकिल अरेस्ट होगा G1 फेज में, उतनी देर में रिपेयर स्टार्ट हो जाएगा, सक्सेसफुल रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे GAD45 को एक्टिवेट कर देता है। व्हाट इज GAD45? गैड इज बेसिकली ग्रोथ एक्टिवेटर या फिर डीएनए डैमेज 45। सो ये इसका काम क्या है, ग्रोथ एक्टिवेटर डीएनए डैमेज, इसका सॉरी ग्रोथ अरेस्ट डीएनए डैमेज का काम क्या है, ये करता है डीएनए रिपेयर। अगेन यहाँ पे ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है, एक्टिवेट नहीं होती, सॉरी अरेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास रिपेयर स्टार्ट हो जाता है।
अगर तो रिपेयर हो गया तो इट्स ओके, सेल दोबारा नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रिपेयर नहीं होगा तो यही GAD45 जो है एपोप्टोसिस के जो जीन्स है उनको एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह जो P53 है डायरेक्टली बैक्स और बैक, ये दो हम एपोप्टोसिस के अंदर पढ़ेंगे कि बैक्स और बैक क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली दो प्रोटीन्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को मेंटेन करती हैं। तो ये बैक्स और बैक जो है ये एक्टिवेट होंगे, एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। एपोप्टोसिस जो है उसकी वजह से जो सेल डैमेज हुआ है वो खत्म हो जाएगा और ट्यूमर वहीं पे सप्रेस हो जाएगा। ये था जी P53 का रोल इन डीएनए डैमेज। इफ P53 इज म्यूटेटेड, अगर म्यूटेशन हुई है, उस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, P53 एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि P53 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ना तो यहाँ पे P21 एक्टिवेट होगा, ना हमारे पास GAD45 होगा, ना कोई हमारे पास एपोप्टोसिस होगी, ना रिपेयर होगा, तो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा है जी, हम इसका तीसरा सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर P53 एक्टिवेट हो गया और डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो MIR34 उसको ट्रांसक्राइब करेगा और प्रोसेस करेगा। इसकी वजह से दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास वो सेनिसेंस में जा सकते हैं, यानी उधर ब्लॉक करके उसी फॉर्म में रुक जाएगा, वहीं पे ट्यूमर रुक जाएगा, या फिर हमारे पास क्या है, एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज, चार चीजें जो है वो डिस्कस करने वाली थी, और एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे जो है वो रिपेयर करता है। एक चीज और आपको बतानी थी, वो ये थी कि यहाँ पे आपके पास रोबिन के अंदर ये नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, अगर P53 जो है, P53 जीन के दोनों अलील की म्यूटेशन होगी, लाइक अगर मैं इसको आई से शो करता हूँ, P53 को आई जो है, अगर इन दोनों की म्यूटेशन होगी हमारे पास, यानी कोई ऐसा हमारे पास फैक्टर आएगा जो दोनों की म्यूटेशन कॉज करेगा, तो हमारे पास P53 म्यूटेशन होगी, जिसकी वजह से रिपेयर का मसला होगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो लेस कॉमनली सम इंडिविजुअल इनहेरिट वन म्यूटेंट P53 अलील, तो उनके अंदर ऑलरेडी बाय बर्थ एक जो अलील है वो म्यूटेंट होता है ऑलरेडी। अब उनको सिर्फ एक अलील की म्यूटेशन चाहिए होती है, यानी उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं म्यूटेशन की। तो ऐसा पर्सन जिसमें ऑलरेडी एक अलील की म्यूटेशन हो, उस पर्सन को हम नाम देते हैं कि लाइफ रोमेनी सिंड्रोम है उस पर्सन को, और उस पर्सन के अंदर 25 टाइम ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर ट्यूमर का कॉज हो सकता है। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया जी P53 का भी, और हमने आरबी जीन का भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी डिफरेंट जीन होते हैं जिनकी म्यूटेशन हो, जो कि प्रोटोन्कोजीन्स होते हैं, उनका जो म्यूटेशन हो, मोड ऑफ एक्टिवेशन हो, तो उसकी वजह से डिफरेंट कैंसर हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो प्लेटलेट डराइव ग्रोथ फैक्टर है, इसकी ये जो कि SIS जो इसका प्रोटोन्कोजीन है, इसमें ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, इसकी वजह से स्टमक कैंसर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बेसिकली रास जीन है, जिसकी वजह से मेलानोमा हो सकता है, पेंक्रियाटिक एडिनोमा हो सकता है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, सो ये डिफरेंट तरह के जो है सिग्नल ट्रांजक्शन को ब्लॉक करने वाले, ग्रोथ फैक्टर को ब्लॉक करने वाले, ये आपने एक दफा यहाँ से पिक्चर ले लेनी है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन से आपने यहाँ से करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलिकुलर बेसिस ऑफ द नियोप्लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसका जो फाइनल जो है EPC से आगे स्टार्ट करके इसके 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये टॉपिक खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।